बीजेपी हार ही नहीं गई, जमानत जब्त हो गया, जमान तो नहीं बचा है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 80 की 80 सीट जीते तो भी हम का विरोध करेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। क्यों नहीं भाजपा सरकार कराती है? क्यों ये पैमाने आ नहीं रही भैया? आज से मानिए कि आ गई है। और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश गठबंधन के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने, समाजवादी पार्टी को हजार के हराए मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र बताइए कहाँ विकास है? एक बच्ची नाले में कूद गिर के मर जाती है, उसे क्या हुआ बताइए? आप नाली कहाँ बनवा रहे हैं? आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप नाली नहीं सही करा पा रहे, बच्चियाँ डूब के मर जा रही हैं। पार्टी हमारी नहीं गई, हम हर जगह से जीते हुए हैं, लेकिन बेईमानी से ये लोग हर जगह से हमें हराए। आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अब मालूम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वोट की चोरी की है। एक घर में 80 लोग, कोई 400-300 स्क्वायर फीट का मकान है और उसमें 80 लोग रहते हैं और एक ही बाप के 40-40 औलाद हो जा रहे हैं और एक ही उम्र के 13-13 उम्र हो जा रहे हैं। ये सारी आपको कुछ जानिए। अब ज्ञानेश जी अपनी पारी गिन रहे हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक किसी तरह से हूँ, क्योंकि उसके बाद वो कहाँ जाएंगे ये उनको सोचना चाहिए। क्योंकि वो शुरू से लेकर के अमित शाह जी के साथ जो तड़ी पार हैं वो तड़ी पार वाला ही काम किए हैं और फिर तड़ी पार वाला ही काम कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद सबसे एक एक हिसाब लिया जाएगा, चाहे उसमें मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। 52 से 99 आए तो सब कुछ ठीक था। 52 से 99 नहीं आए, अरे हम तो सरकार बनाने वाले थे। लेकिन बनारस में क्या हुआ, 7 राउंड तक हमारे अजय राय जी जीत रहे थे। अजय राय जी हमारे 7 राउंड तक चुनाव जीत रहे थे। उसके बाद घोषणाएं बंद कर दी गई और उसके बाद सीधे 5:30 बजे घोषणा कर दिया गया कि क्या नाम है, जीत गए प्रधानमंत्री जी। वही जहां पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी। मैंने बार रुकवाया इंडिया पाकिस्तान की। मैं भाजपा सरकार से और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मजबूरी थी मोदी की, क्या मजबूरी थी अमित शाह की कि सीज फायर का ऐलान इन्होंने नहीं किया, ट्रंप किए। यानी ट्रंप अपने दोस्त मोदी पे बहुत भारी हैं। यही मोदी क्या कहते थे, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, इंडिया का पैसा अन्य देशों पे 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया है। ये बोझ किस पे पड़ेगा? इंडिया के नागरिकों पे पड़ेगा, उनके आर्थिक पे पड़ेगा, आर्थिक व्यवसाय पे पड़ेगा। कहाँ है भाजपा? पिछड़े परिवार के हैं ही नहीं, वो स्टूल मंत्री हैं। पिछड़ों में उनकी इज्जत क्या है? उनको कुर्सी नहीं मिलती मुख्यमंत्री के बगल में बैठने के लिए। क्या हैसियत है भाजपा में? माफिया कहाँ यहाँ पे है? सबसे ज्यादा माफिया तो भाजपा ही भरे हुए हैं। कहाँ भाजपा, कहाँ कम हुए माफिया? यूपी से माफिया कम हुए हैं कि ज्यादा भरे हुए माफिया? बता दीजिए। उनके पास वॉशिंग मशीन है, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है और वो वॉशिंग मशीन है कि जितने गुंडे, बेईमान, बलात्कारी, जिस भी अव्यभिचारी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वहाँ सदस्यता ले लिए, वो निर्मा वॉशिंग पाउडर से धोकर के स्वच्छ लोकतंत्र की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो अधिकारों की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, वो इन लोगों की दृष्टि से सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी आदमी है। 24 चुनाव के बाद यानी लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी पूरी फॉर्म में है। क्यों ना रहे, समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड बना दिया। समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती। यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब 2004 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें 34 या 35 जीती थी और अखिलेश यादव जी ने कमाल कर दिया, उन्होंने 37 सीटें जीती और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का रास्ता उत्तर प्रदेश में रोक दिया। यानी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में ही समाजवादी पार्टी ने 62 से 33 पर भारतीय जनता पार्टी को ला दिया और इस समय भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी की जो एक रणनीति है, पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और कभी कभी ए में सब लोग आ जाते हैं, यानी मोटा मोटा कहा जाए तो पीडीए की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को धाराशाही कर दिया अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी का नारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है, 24 में हाफ किए हैं, 27 में साफ कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है जो कुछ कमियां थी हमने दूर कर लिया है और जो उपचुनाव हुआ 10 सीटों पर 8 हमने जीता है, 2 हरा दिया है और फिर यानी कि समाजवादी पार्टी एम और वाई पर आ गई। यानी कि 2 सीटें करहल और 1 सीटें आप लोग शीशा महू जीता था। यानी कि 1 कैंडिडेट इनके यादव जी जीते और 1 कैंडिडेट मुस्लिम। यानी भारतीय जनता पार्टी का कहना है जहां थे वहीं हमने ला दिया और इनका कहना है कि अगर धांधली ना हुई होती तो हम 37 नहीं 50 से ऊपर होते और उपचुनाव में भी अगर धांधली नहीं हुई होती तो हम बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराए होते। तो समाजवादी पार्टी इस समय जोरदार तरीके से फॉर्म में है। उनका कहना है 27 में जोरदार और बुरी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि
काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जो तमाम मुद्दे हैं, जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता चला जाएगा, हम प्रश्नों के साथ इन तमाम तेज तर्रार प्रवक्ताओं से प्रश्न पूछते जाएंगे और जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुजारी लाल यादव जी हैं, जिला सचिव, दमदार तरीके से बातचीत रखते हैं, गोरखपुर के युवा चेहरा हैं। और इधर हैं सोहराब खान जी हैं, ये भी जिला सचिव हैं, दमदारी से अपनी बात रखते हैं। और जैसे जैसे इंटरव्यू होगा, शशि भूषण तिवारी जनता के जो प्रश्न है वो पूछेंगे और विनोद पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की 27 की तस्वीर चल रही है और जो ये वोट चोरी वाला मामला है ये कैसे देखते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। आप सब लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं चश्मे के साथ, क्या लग रहा है 27 की तस्वीर किधर जाएगी? अभी तो हमने 24 में हाफ किया है, 27 में साफ कर देंगे। 27 में साफ कर देंगे भाजपा को। भाजपा को हराएंगे? भाजपा को पीडीए समाज हराएगा, पीडीए परिवार हराएगा, पीडीए के लोग हराएंगे। पीडीए का मतलब आप समझ रहे हैं? हम तो समझ ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अगड़ा, ऐसे अगड़ा, ऐसे आदिवासी भी, ऐसे आदिवासी, आधी आबादी, सब ए में आ जाते हैं। सब ए में आ रहे हैं। तो पीडीए परिवार अब की भाजपा को 27 में साफ कर देगी। और बीजेपी तो कह रही है कि जो भी कमियां थी हमने दूर कर लिया। देखिए उपचुनाव हुआ है, 10 में से 8 जीते। आप जिस तरह से बीजेपी चुनाव जीती वो आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है। अगर ये अपने वोटों की चोरी नहीं किए होते तो ये एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। 24 में अगर ये वोटों की चोरी नहीं किए होते तो ये गठबंधन 60 के ऊपर सीट लाई होती। बीजेपी कह रही है कि अगर वोटों की चोरी किए होते तो देखिए हम अयोध्या हार गए और समाजवादी पार्टी के इतिहास में 37 सीटें जीत गई। रामपुर कैसे जीते ये नहीं बताते हैं, कटहरी कैसे जीते ये नहीं बताते हैं। अयोध्या जरूर बताएंगे। अयोध्या हमारे पीडीए का परिवार जीता है, पीडीए समाज का नेता जीता है, पीडीए परिवार का पूरा सहयोग मिला है वहां, तब जाके वो चुनाव। 27 में सपा आ रही है। 27 में आ नहीं रही भैया, आज से मानिए कि आ गई है। और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश गठबंधन के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बस प्रारंभिक टिप्पणी ले लेंगे, फिर हम भी फॉर्म में आएंगे। क्या लग रहा है 27 की तस्वीर कहाँ देख रहे हैं? हम लोग पहले जीते हुए थे, लेकिन यहाँ के लोग बेईमानी किए, बेईमानी से लोग जीते हैं। भाजपा बेईमानी करती ही है, कहाँ ईमानदारी, कहाँ जीतती ईमानदारी से? हर जगह देखिए चोरी बेईमानी किया, वोट चुराए, तब उन्होंने जीता। नहीं तो समाजवादी पार्टी जीती हुई थी। हम लोग समाजवादी पार्टी को जान के हराए हैं मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र है, बताइए कहाँ विकास है? एक बच्ची नाले में कूद गिर के मर जाती है, उससे क्या हुआ बताइए? आप नाली कहाँ बनवा रहे हैं? आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप नाली नहीं सही करा पा रहे, बच्चियाँ डूब के मर जा रही हैं। आप इस विकास कुछ कहाँ विकास? चारों तरफ विकास। हमारे आजाद चौक के पास जाइए, नाला में पानी नहीं भरा हुआ, सब आने जाने की दिक्कत हो रही है, सारी जगह दिक्कतें हैं। बताइए कहाँ उन्होंने बीजेपी ने विकास किया? आप गोरखपुर के मुख्यमंत्री, कहाँ विकास आपने किया? गोरखपुर में विकास दिखना चाहिए आपको। गोरखपुर में विकास नहीं है, गोरखपुर में विकास नहीं। कहाँ विकास है बताइए? नाले में डूब के बच्चियां मर रही हैं, लोग साइकिल से गिर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से गिर जा रहे हैं। कहाँ खाली वोट चोर करके आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इससे थोड़ी होगा। तो कह रहे हैं 37 सीटें वोट चोरी हुई होती तो हम 37 सीट कहाँ? हमारा तो 50, हम तो 50 से आगे आते, 50 से आगे आते। अच्छा, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। और क्या चोरी करी तभी जीत रही है? नहीं चोरी करे, ईमानदारी चुनाव लड़ा तो हम लोग देखिए समाजवादी पार्टी सबसे आगे जाएगी। और चोरी की राजनीति करेंगे तो क्या होगा भाई बताइए? बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की किसी का विकास नहीं, अपना विकास चाहती है। वो खाली अपना विकास चाह रही है, अपना विकास करती है। भाजपा अपनी विकास करता है? कहाँ लोगों का विकास किया भाई? लोगों का विकास करता तो नाले जाम रहते, पानी लगता गोरखपुर जिले में। आप गोरखपुर तो कह रही है 47 तक सपा और कांग्रेस भूल जाए कि वो सत्ता में भी आएगी। वो भूल जा, 47 तक वो भूल जा, भाजपा भूल जाए। अब 27 के बाद उसको सपना में नहीं देख पाएगी। बीजेपी साफ हो रही है। साफ हो रही एकदम साफ। तो हम आपको साफ नहीं, हमको कहाँ साफ करेगी? हम तो 37 सीट लाए, हम तो 50 जीत रहे थे, 37 मिला दिया, आपके यहाँ पूरा सीट जीतेंगे। विनोद जी एकदम मुंह चला ही रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान से जा रही है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से जा रही है। 21 राज्य में सरकार है, 16 में अपने दम पे और 6 में गठबंधन के साथ। जनता कभी के आपका ये दौर हुआ करता था? वही मैं कह रहा हूँ कि जनता के मूड को कोई नहीं जानता है। कभी कोई जानता था कि पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस को लोग हरा देंगे, रायबरेली से इंदिरा जी को हरा देंगे? कोई नहीं जानता था।
लेकिन उस समय की जनता थी, वहाँ उनकी मांगें थी, उनके अपने सिद्धांत थे। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो पूरे हिंदुस्तान से हमारी पार्टी गई है, पार्टी हमारी नहीं गई है, हम हर जगह से जीते हुए हैं, लेकिन बेईमानी से ये लोग हर जगह से हमें हराए हैं। आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अब मालूम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वोट की चोरी की है। एक घर में 80 लोग, कोई 400-300 स्क्वायर फीट का मकान है और उसमें 80 लोग रहते हैं, और एक ही बाप के 40-40 औलाद हो जा रहे हैं, और एक ही उम्र के 13-13 उम्र हो जा रहे हैं। ये सारी आप लोग तो जान ही रहे हैं, और आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कि कितनी बेईमानी ज्ञानेश जी कर रहे हैं वहाँ पर चुनाव आयोग। ये तो कह रहे हैं 1 हफ्ते का समय है, हल्फनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अब ज्ञानेश जी अपनी पारी गिन रहे हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक किसी तरह से हूँ, क्योंकि उसके बाद वो कहाँ जाएंगे ये उनको सोचना चाहिए। क्योंकि वो शुरू से लेकर के अमित शाह जी के साथ जो तड़ी पार हैं, वो तड़ी पार वाला ही काम किए हैं और फिर तड़ी पार वाला ही काम कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद सबसे एक एक हिसाब लिया जाएगा, चाहे उसमें मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। हड़का रहे हैं आप। नहीं, मैं जनमानस की भावनाओं को बता रहा हूँ। तेलंगाना जीते तो सब कुछ ठीक था, कर्नाटक जीते तो सब कुछ ठीक था, बना 52 से 99 आए तो सब कुछ ठीक था। 52 से 99 नहीं आए। हाँ। अरे हम तो सरकार बनाने वाले थे, अच्छा। लेकिन बनारस में क्या हुआ, 7 राउंड तक हमारे अजय राय जी जीत रहे थे। अजय राय जी हमारे 7 राउंड तक चुनाव जीत रहे थे। उसके बाद घोषणाएं बंद कर दी गई, और उसके बाद सीधे 5:30 बजे घोषणा कर दिया गया कि क्या नाम है, जीत गए प्रधानमंत्री जी। वही जहां पर 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं, 40,000 ऐसे वोटर हैं जो मरे हैं, जिंदा हो गए हैं, और जिंदा वाले मर गए हैं। यही करके तो यह लोग हुए। बीजेपी चोरी कर रही है। 100% अपने विकास के। ईवीएम अब ठीक है कि नहीं? हमने ईवीएम के खिलाफ पहले भी था, आज भी हूँ। बीजेपी चोरी कर रही है। जो बीजेपी चोरी कर रही है। ये लोग तो सांसद घोषित कर दिए, माला वाला पहनाए और वो क्या बोलते हैं, बैंड उंड बजवा के अजय राय जी को तो सांसद घोषित कर दिए। अजय राय जी सांसद हैं, मोदी जी वहाँ सांसद नहीं हैं। जनमानस के दिलों में अजय राय जी सांसद बन के बैठे हुए हैं। अजय राय जी हारे हुए कैंडिडेट नहीं है। मोदी जी अपनी हार को जीत में कन्वर्ट किए हैं, वो जीते हुए नहीं है। आप 14 में 5 सीट पाए, 19 में 5 सीट पाए, और ऐसा आप लोगों ने कमाल किया कि आप लोग 37 सीटें पा गए। यानी जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी 80 में 80, आप लोग लाए 62 से 33 पर। अब आप लोग कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ था, और आप लोग कह रहे हैं वोट की चोरी हुई है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा और संसद में कहा कि अगर मैं 80 की 80 भी सीट जीत जाऊंगा तो भी मैं ईवीएम पे विश्वास नहीं करूंगा, और बैलेट पेपर से चुनाव के लिए मैं राजी हूं। क्यों नहीं मोदी सरकार, भाजपा सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराती है? क्या मजबूरी है? जिस देश से ईवीएम बनाया हुआ है उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। क्या मजबूरी है भाजपा की, क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की कि वो ईवीएम से चुनाव करा रही है? अभी आप सीतापुर में देखे हैं, एक चुनाव हुआ है, उसकी तो चर्चा कम हो रही है। अब चर्चा गोदी मीडिया कर रही है तो हम लोग करें क्या? बीजेपी का कैंडिडेट 5वें स्थान पे रहे हैं। ये शायद नहीं, हकीकत हकीकत बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, भाजपा के कैंडिडेट 5वें नंबर पे थे। अब इसको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, तो आप बोल लीजिए, इस पे बोलने के लिए पूरा छूट है। गोदी मीडिया इसको नहीं दिखलाएगी, क्योंकि बीजेपी हार गई। क्योंकि बीजेपी हार ही नहीं गई, बम्पर हारी। जमानत जब्त हो गया है, तो नहीं बचा, जमानत तो नहीं बचा है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 80 की 80 सीट जीते तो भी ईवीएम का विरोध करेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। क्यों नहीं भाजपा सरकार कराती है? क्यों? ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? भाजपा तो कहती है कि पहले बैलेट से चुनाव हुआ था, बैलेटें लूट लिया जाता था, और आज ईवीएम लूट रहे हैं भाजपा वाले चुनाव आयोग से मिलकर। उसी ईवीएम से ना 37 सीटें जीते। चुनाव अब भाई, अब किस तरह से माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहें ये पीडीए उस ईवीएम से नहीं, ये पीडीए परिवार चुनाव 37 जितवाई है। अगर इसमें भी पीडीए परिवार के लोग सचेत नहीं रहते, आगे नहीं खड़े होते, तो ये 37 सीट नहीं जीत पाते। तो कह रही है कि आपका पीडीए दिखावा है और हमारे पास असली पीडीए है। देखिए, हमने दलित आदिवासी की बेटी को हमने देखिए राष्ट्रपति बना दिया है, हमने देखिए पिछड़े को प्रधानमंत्री बनवा दिया है, हमारे सीएम देखिए मोहन यादव को हमने पिछड़े हैं, हमने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। आप बताइए कि कौन पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा यादव छोड़ के? अच्छा ये बताइए, ये जितने लोग नाम लिए हैं
ये पीडीए परिवार से हैं कि आरएसएस परिवार से हैं? अब ये आप बताइए कि ये पीडीए परिवार से कि आरएसएस परिवार के हैं? भाजपा पीडीए परिवार के किसी भी महिला को, किसी भी पिछड़े को न मुख्यमंत्री बनाई है न राष्ट्रपति बनाई है, वो आरएसएस परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाई है और राष्ट्रपति बनाई है। बड़ा बड़ा मजा आ रहा है। हम 10 मिनट वीडियो नहीं चलाते हैं, जितनी इच्छा है बोलिएगा, घंटा भर वीडियो चलेगा। आप मुसलमान हैं? जी, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा मुस्लिम का वोट ले लेते हैं। अखिलेश यादव एक बार नहीं 4-4 बार लिए, 4-4 बार मुख्यमंत्री बने। यादव ही मुख्यमंत्री बनते हैं, वोट मुसलमानों का लेते हैं। एक बार बताएं कि डिप्टी सीएम भी बनाया हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री काल में जो मंत्री पद दिया गया, माननीय आजम खान को आप जानते ही होंगे। इसके अलावा अनेक मुस्लिम विधायक थे जो मंत्री बने थे। मैं वो माननीय ओम प्रकाश जी से ये कहना चाहता हूं, आप जहूराबाद मुस्लिम इलाके से चुनाव जीते हैं, आप किसी भाजपा के या भाजपा संगठन से, मोदी से, मुख्यमंत्री जी से कहकर एक मुस्लिम को विधायकी या सांसदी का टिकट दिलवा दें तो माननीय अखिलेश जी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देंगे। आजम खान जी के लिए आप लोगों ने कितनी आवाज उठाई। सबसे बड़े भारत के जाने माने वकील कपिल सिब्बल जी आपके सहयोग से राज्यसभा गए। उनका कहना है कि आप लोग कितना ईंट से ईंट बजाए, रोडों पर प्रदर्शन किए। इस समय तो बैरिकेटिंग भी अखिलेश यादव जी फान जा रहे हैं। उनका कहना है कि आजम खान जी जेलों में हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी ने कितनी आवाज उठाई। अभी आप 2-3 दिन की घटना पहले देखे होंगे, माननीय माता प्रसाद जी ने विधानसभा में डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को क्या कहे, आजम खान साहब के लिए स्पेशली कहे। तो समाजवादी पार्टी अपने आजम खान के लिए या दबे कुचले पिछड़े पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी उस परिवार का, उसके लिए माननीय अखिलेश जी आवाज उठाते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। हम ऐसा ही वक्ता खोजते हैं जो मेरे प्रश्नों की इज्जत करे। जोरदार इंटरव्यू आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रहे हैं। आपके समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था। क्यों, हमारी ही जमीन से बनी थी। हम जो जमीन दिए थे तब बनी थी, ये एम्स बनी थी ना। हम लोग नहीं कर, हमारी सरकार थे, हम लोग नहीं कर रहे थे। और उन्होंने कहाँ करके दिखाया? करके दिखाना तब ना जाना हम लोग। अभी तो करके कहीं दिखाया नहीं उन्होंने। अभी तो खाली मुजमानी बोल रहे हैं ना, तो करके दिखाना तब ना जाना। हम कह रहे हैं कि भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था यूपी को बना दिए। कुछ सारे नहीं। माफिया गायब हो गए, या तो यूपी से चलेगा या तो भाजपा में जितना माफिया कहाँ यहाँ पे है? सबसे ज्यादा माफिया तो भाजपा ही भरे हुए हैं। कहाँ भाजपा कहाँ कम हुए माफिया? यूपी से माफिया कम हुए हैं कि ज्यादा भरे हुए हैं माफिया? बता दीजिए। सब यूपी से बाहर चले गए, नहीं या तो ऊपर चले गए। नहीं नहीं नहीं, कोई गया नहीं है, सब इसी भाजपा में है। अच्छा, सारे माफिया हाँ भाजपा में, हाँ कोई बाहर नहीं गया है। तो भाई माफिया ना है लोग, तो यही जमीन कब्जा कर रहे हैं और कर रहे हैं। सारे विवाद जमीन कब्जा कर रहे हैं तो माफिया लोग हैं, और क्या है। बीजेपी कह रही है हम इतने फार्म में हैं। लोकसभा के बाद देखिए हमने हरियाणा जीत लिया, हमने दिल्ली जीत लिया, अब बिहार की बारी है। वो कह रहे हैं अब हमने महाराष्ट्र जीत लिया, अब आप लोग घबराए हुए हैं नहीं नहीं इंडिया गठबंधन के। नहीं नहीं नहीं, कहाँ घबराए हैं? इंडिया के तो आगे बढ़ रहे हैं ना। 27 में देखेंगे वो, और बिहार में भी आपकी बिहार में भी जीत जाएंगे हम लोग। मतलब 27 हाँ हाँ, डंके की डांगे कोई किसी मान के हम लोग नहीं है। इस बार क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन आ रही है, यूपी में भी आ रही है। बिहार में तो हम जीत ही रहे हैं, यूपी में 27 में इंडिया गठबंधन आएगी। बीजेपी कह रही है बहाना आप लोग खोज रहे हैं, हार के पहले बहाना खोज रहे हैं। आप लोग वोट अधिकार यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। बीजेपी का ऐसा कहना है आप लोग घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। जी नहीं, उनके पास वॉशिंग मशीन है, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है। और वो वॉशिंग मशीन है कि जितने गुंडे, बेईमान, बलात्कारी, जिस भी अव्यभिचारी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वहाँ सदस्यता ले लिए, वो निरमा वॉशिंग पाउडर से धोकर के स्वच्छ हो गए। बाकी तो जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो अधिकारों की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, वो इन लोगों की दृष्टि से सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी आतंकवादी ये है इनका। या सबसे बड़े घोटालेबाज तो यही लोग हैं, बीजेपी वाले। जी हाँ। ये बताइए, जिस दिन नोटबंदी हुई उसके एक दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन बैनामा हो जा रहा है, हर जिले में भाजपा का कार्यालय बन जा रहा है। कितना पैसा कहाँ से आ गया? देश आज़ाद हुआ कांग्रेस के शासन में, देश के लिए कांग्रेस के लोगों ने लड़ा। पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस का मतलब उस समय पूरा जनसमूह चल रहा था। भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का रहा हो, वो कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ा, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। और उसका कार्यालय नहीं कहीं बन पाया। गोरखपुर जिले में भी उसका कार्यालय कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ पर
गोरखपुर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन जा रहा है। किस पैसे से? लोग कहते हैं और बीजेपी भी कह रही है कि आप जहाँ कमजोर हैं वहाँ सबको साथ ले लेते हैं। ये यात्रा वो यात्रा, और जहाँ मजबूत हैं आपका एटीट्यूड देखने लायक रहता है। एक सीट मांगिए विपक्ष के लोगों को, हरियाणा मांगिए, अखिलेश यादव जी मांगते रह गए। सुन लीजिए पूरी बात, आपके नेता मांगते रह गए, एक सीट आपने नहीं दिया। महाराष्ट्र में कितनी दिक्कत हुई, जहाँ आप मजबूत हैं घुसने नहीं देते हैं, और जहाँ कमजोर है सबको हाथ में एकदम लगता है कि एक नंबर की मित्रता चल रही है कांग्रेस में। ये तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कहना है, और आपका कहना नहीं हो सकता, क्योंकि आप गोदी मीडिया नहीं है। कम से कम निष्पक्ष दिखाएंगे। पूरा कटेगा नहीं, जो बोलना है बोल लीजिए। वो आप दिखाएंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं है, ये उन लोगों का आरोप लगाना है। हम तो इंडिया गठबंधन के सारे साथियों को एक साथ लेके चल रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, हर जगह हम लेकर के सबको चल रहे हैं, और सबको लेकर के चलने से ही हम आगे चल रहे हैं। आपसे सीधे सीधे सवाल करते हैं, 12 से 17 तक आपकी सरकार थी, उसमें से 2 उपलब्धियां बताइए जो आज भी आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी ने ऐसा विकास किया 12 से 17 के बीच में कि आज भी आप जनता के पास जाएंगे तो उस पे वोट मिलेगा, भर भर के वोट मिलेगा। माननीय पत्रकार महोदय, अब 2 ही विकास पूछे हैं, कुछ और लंबी चौड़ी पूछते तो माननीय अखिलेश यादव का मैं विकास बताता। अरे लंबे चौड़ा बता दीजिए। सबसे मैं आगरा से दिल्ली एक्सप्रेस वे बता दे रहा हूँ। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हो जिसपे लड़ाकू हवाई जहाज उतार दे, सुखोई विमान उतार दे और उसको वहीं से उड़ा दे। विशेष परिस्थितियों में अगर देश में संकट आता है तो वहाँ से सुखोई उड़ भी सकती है और सुखोई उतर भी सकती है, और अपने देश की रक्षा हमारे नौजवान कर भी सकते हैं। दूसरी, चाहे किसी भी जाति धर्म की मेरी बहन बेटियाँ हों, उनको लैपटॉप इंटर पास करने पे, साइकिल, समाजवादी पेंशन, कितना विकास बताऊं, कितना विकास बताऊं। अब पूछ लिए भाजपा का विकास। मैं हवाई जहाज पे चप्पल वालों को बैठाऊंगा। आज ये हालत हो गई है कि वो तो दूर रहे, पीडीए परिवार के लोगों को चप्पल भी नसीब नहीं हो रहा है कि वो चप्पल पहन के स्टेशन तक जा सके, प्लेटफार्म पे चढ़ सके। वो सिलेंडर कहाँ गया 350 वाला, वो चीनी कहाँ गई 33 रुपये वाला। विश्वगुरु बन रहा है भारत, ठीक है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत। मोदी जी कह रहा है 27 से पहले तीसरी बना देंगे। इसीलिए ट्रम्प धमकी देके कहता मैं वार रुकवा दिया। इसीलिए ट्रम्प कहता है कि मैंने वार रुकवाया इंडिया पाकिस्तान की। मैं भाजपा सरकार से और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मजबूरी थी मोदी की, क्या मजबूरी थी अमित शाह की कि सीज फायर का ऐलान इन्होंने नहीं किया, ट्रम्प किए। यानी ट्रम्प अपने दोस्त मोदी पे बहुत भारी हैं। यही मोदी क्या कहते थे, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। इंडिया का पैसा, इंडिया का पूरा आर्थिक व्यवस्था ट्रम्प पे उछाल दिए थे। आज वही ट्रम्प अन्य देशों पे 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया है। ये बोझ किस पे पड़ेगा? इंडिया के नागरिकों पे पड़ेगा, उनके आर्थिक पे पड़ेगा, आर्थिक व्यवसाय पे पड़ेगा। कहाँ है भाजपा, कहाँ है मोदी? आप महोदय निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष बात करते हैं। बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ, तो खुला देख रहे हैं। आप जहाँ पूछिए मैं उसका जवाब देता हूँ। तो आप पूछ लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 100% में 40% हमारा है, 60 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। इस बार 27 में 17 दोहराएंगे, समाजवादी पार्टी को हम समाप्त वाली पार्टी कर देंगे। केशव मौर्य की तो आप बात ही नहीं करिए, क्योंकि केशव मौर्य भी आरएसएस से हैं, ये भी आप जानते हैं। वो पिछड़े परिवार के हैं ही नहीं, वो स्टूल मंत्री हैं। पिछड़ों में उनकी इज्जत क्या है? उनको कुर्सी नहीं मिलती मुख्यमंत्री के बगल में बैठने के लिए। क्या हैसियत है भाजपा में उनकी? तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को विरासत में गद्दी मिल गई है और पिछड़े का एक बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाए तो आप लोग को सुहाता नहीं है, आप लोग घबरा जा रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप आ जाओ, मैं आपको मुख्यमंत्री बना के बड़ी कुर्सी देता हूँ, स्टूल नहीं दूंगा, स्टूल नहीं दूंगा, मैं मेन कुर्सी देता हूं। आप पिछड़े परिवार के थे, पीडीए परिवार के थे, क्यों नहीं आए? क्यों कि आपको पिछड़े परिवार से कोई चिंता नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है। आप अपमानित कर रहे हैं पीडीए परिवार को, क्योंकि आप उप माने चुप, उप माने चुप, इसीलिए आप लोग उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। भाई क्या मतलब है? नेताजी आ रहे हैं, गम